आप सभी सज्जनों को मेरा नमस्कार हो। आज मैं आपको एक खास कुंडली के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसमें हर ग्रहों की स्थिति ठीक है, वो कैसे है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें हमने ये देखना है सबसे पहले कि इस कुंडली में कालपुरुष कुंडली के 12 भावों के अनुसार अपने घर में कौन सा ग्रह बैठा है, नंबर 1। नंबर 2, जन्म कुंडली में ग्रह कौन से अपनी राशि में बैठा हुआ है। नंबर 3, इस जातक की जन्म दशा किस ग्रह की थी। और नंबर 4, इसमें पूर्ण परमात्मा अंश जो होते हैं सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, वो किस कैटेगरी में बैठे हैं। कुंडली के इस तरफ बैठे हैं बाएं भाग में या दाएं भाग में, वो भी हमने हर एक के लिए देखना होता है। और जन्म कुंडली में योग कारक ग्रह कौन से हैं वो भी हमने लिख लेना होता है तो लिख लो, नहीं है तो मत लिखो। मतलब हमने कुंडली में जन्म दशा का नाम नोट कर लो, पूर्ण परमात्मा अंश को नोट कर लो, राहु के डिग्री के नज़दीक अंश कौन से ग्रह बैठे हुए हैं क्योंकि उसका उन पर प्रभाव पड़ता है। तो योग कारक जन्म कुंडली में देख लो। तो मैं अब आपको इसका फलादेश बताऊंगा, भावेश कारक द्वारा लगा के बताऊंगा। नियम तो बहुत हैं लेकिन मुझे तो ये आसान लगा। भावेश कारक द्वारा किसी भी भाव का फल देखना है तो पहला बात तो यह है कि किसी भाव का सुख देखना है तो उस भाव से चौथे भाव में देखो इसका हमें सुख है या नहीं। और हमें जानकारी पूरी प्राप्त करनी है तो जो भी भाव के बारे में देखना है, अगर पंचम भाव है तो पंचम भाव से पंचम भाव को देख लो। इसे कहते हैं भाव और भावात। हमने किसी भाव के बारे में सुख देखना है तो किसी भी भाव से चौथे भाव का देखेंगे और उसको फल देने वाले कौन से ग्रह क्या क्या हैं तो हम भाव से भावात देखेंगे। नवम ग्रह का भावात हो गया लगन और लगन भाव का भावात हो गया पंचम और पंचम भाव का भावात हो गया नवा भाव। इस तरह से हम भाव को देखेंगे कुंडली में। इस तरह से हम भाव को भावात देखेंगे जैसे हमारा। तो मैं इसमें आपको 10वां भाव और 12 भाव और 9 भाव के द्वारा आपको बतलाऊंगा सारी बातें। उसके साथ साथ में आपको भावात के बारे में भी बता दूंगा। जैसे हमारा कोई भी ग्रह है, कोई भी भाव है, जैसे हमारा ये हो गया तो इससे हम 10वें भाव से इसका त्रिकोण होगा 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया, 6 7 8 9, ये इसका त्रिकोण हो गए। 10वां भाव, दूसरा भाव और छठा भाव, ऐसे हर भाव। जैसे हमारा ये 10वां गुरु बैठा है, इसका त्रिकोण भाव हो गया 5 1 5 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इसका त्रिकोण हो गया। हर भाव का त्रिकोण ऐसे देखते हैं और भाव का सुख देखते हैं भाव से चौथे भाव को लगा करके। तो वो है मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे मैं पहले आपको इस कुंडली में मैं आपको कर्म भाव और भाग्य भाव के बारे में जानकारी दे रहा हूँ, वो आप ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं, कोई भी कुंडली देखनी हो उसमें पहले आप अच्छाई निकालो, जो नकारात्मक है उसको बाद में लो। तो सबसे पहले हम लेते हैं इस कुंडली का जन्मदशानाथ गुरु है और उसके बाद इसमें पूर्ण परमात्मा जो अंश हैं
सूर्य, राहु, मंगल, चंद्र ये एक तरफ हैं, यानी ये कुंडली के बाएं भाग में इकट्ठे हैं। कुंडली में कोई भी ग्रह एक तरफ ज़्यादा हो, इस तरफ हो या इस तरफ हो, तो वे फल उसको ज़्यादा देते हैं, चाहे नौकरी हो और चाहे व्यवसाय हो। लेकिन एक शर्त है, जो भावों की स्थिति कुंडली में क्या है वो हमें देखनी पड़ती है। तो हम इसमें देख रहे हैं, ये मैंने आपको बता दिया कि इसमें पूर्ण परमात्मा अंश के बारे में बता दिया, जन्मदशा गुरु के बारे में बता दिया। अब हम देख रहे हैं कि इसका सबसे नंबर पॉइंट जो अच्छा है वो है मंगल का। मंगल अपने घर में यानी तीसरे घर में जो होता है वह शुभ माना जाता है। कोई भी भाव अपने भाव को बिगाड़ता है, कोई भी ग्रह हो मंगल को छोड़ के। मंगल अगर अपने भाव में बैठा हुआ है या अपनी राशि में बैठा हुआ है तो यह भाव का नाश नहीं करेगा। ऐसे अगर जैसे चंद्रमा का कारक चौथा घर है, चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है तो वो भाव का नाश करेगा। बृहस्पति अगर 9 में और 12 भाव में बैठा हुआ है तो अपने भाव का नाश करता है या राशि में। ऐसे ही मंगल को छोड़ के बाकी जो 6 ग्रह हैं, शुक्र का सप्तम भाव है, अगर शुक्र यहाँ बैठा होगा तो अपने भाव का वो नाश करेगा। सप्तम भाव शादी का होता है और पार्टनर का होता है। ऐसे ही हर भाव की व्याख्या करेंगे। पंचम भाव में अगर बृहस्पति बैठा हो, जैसे पंचम में और 9 में बृहस्पति के कारक घर हैं 5, 9, 2 और 11। 2 और दूसरा भाव 9वां भाव, पंचम भाव दूसरा, इसके कारक गुरु हैं। अगर गुरु इन घरों में किसी घर में एक घर में बैठा है तो अपने भाव का नाश करेगा। शनि का कारक है 12 भाव और छठा भाव, ये यहाँ बैठेगा, अपने भाव का को बिगाड़ेगा। शुक्र अगर हमारा सप्तम में बैठा हुआ है तो अपने भाव का नाश करेगा। शनि का मैंने आपको बता ही दिया। और शुक्र अब रह गया आपका सूर्य का। सूर्य अगर पहले भाव में बैठा है तो अपने भाव का नाश करेगा। 1, 2, 3, 4। चंद्रमा चौथे में बैठा हो तो अपने भाव का नाश करेगा। ऐसे ही ये सभी अपने भाव में बैठे हुए हैं तो अपने भाव का नाश करेंगे। मैंने आपको बता दिया, सूर्य ग्रह पहले घर का कारक है, चंद्रमा चौथे घर का कारक है, मंगल 1 और 8 भाव का कारक है। मंगल जो हमारा है वो 3 का 6 का कारक है। शनि 12 का और 8 का है। शुक्र 7 का हो गया। अब हम लेते हैं इसमें आगे बात। इसमें शनि राजयोग कारक ग्रह हो गया। किसी भी ग्रह का संबंध त्रिकोण और केंद्र से हो तो वह राजयोग कारक कहलाता है। इस शनि केंद्र में बैठा हुआ है और इसकी राशि कुंभ लगन में है। इसका लगन जो हमारा है एक केंद्र का और त्रिकोण का मेन स्थान है। ये केंद्र का भी पहला स्थान है और त्रिकोण का भी पहला स्थान है। तो ये शनि यहाँ पर रक्षा योग कारक बना रहा है क्योंकि यहाँ इसकी अपनी राशि बैठी हुई है। नंबर 2, मंगल अपनी राशि में बैठा हुआ है, 2 ग्रह। उसके बाद सूर्य इसका उच्च ग्रह में बैठा हुआ है 3, और चंद्रमा कर्क राशि में बैठा हुआ अपनी राशि में। चंद्रमा और शुक्र मंगल ये अपनी राशि में
ये उच्च राशि का, ये अपनी राशि में, ये अपनी राशि में। अब हम लेते हैं कार्ब्स कुंडली को। कार्ब्स कुंडली के हिसाब से ये मेष लगन हो गया, ये मीन लगन हो गई। तो कार्ब्स कुंडली के हिसाब से इसमें ग्रह बैठा हुआ है बृहस्पति। कार्ब्स कुंडली में बृहस्पति का 9वां और 12वां घर होता है। तो बृहस्पति अपने घर में बैठा हुआ है और शुक्र अपने घर में बैठा हुआ है कि एक मंगल का होता है, दूसरा होता है शुक्र का। शुक्र अपने घर में भी बैठा हुआ है और उच्च का राशि का भी बैठा हुआ है। और बृहस्पति कालपुरुष कुंडली में उसका 10 और 11 भाव होता है, यह भी अपने घर में बैठा हुआ है। अब आप अंदाजा लगा लो, इसमें 1 2 3 4 5, इसमें 5 ग्रह हो गए, चंद्रमा, शनि, गुरु, शुक्र और मंगल। ये इस जातक को अपनी दिशाओं में अच्छा फल देंगे। स्वराशि चंद्रमा, मंगल स्वराशि 2, और कार्ब्स कुंडली के हिसाब से तीसरे नंबर पे शनि अपने घर में, चौथे नंबर गुरु अपने घर में, 5वें नंबर से शुक्र अपने घर में। ये 5 भाव हो गए, 5 ग्रह जो इसको अच्छा फल देंगे। अब हम चलते हैं, सबसे पहले हम देख रहे हैं भाग्य का भाव। ये हमारा भाग्य भाव हो गया। भाग्य भाव का शुक्र हम देखेंगे 1 2 3 4। हाँ, इसमें एक और अच्छा, बहुत अच्छा सुंदर योग है चंद्रमा और गुरु का। गुरु चंद्रमा के उस नक्षत्र में बैठे हुए हैं और चंद्रमा गुरु के नक्षत्र में, और बृहस्पति चंद्रमा के उसमें नक्षत्र में बैठे हुए हैं। और फिर जिस कुंडली में गुरु चंद्रमा केंद्र और त्रिकोण, केंद्र में या त्रिकोण में जब संबंध बनाते हैं तो ये सबसे अच्छा राजयोग होता है। यानी गुरु चंद्रमा का केंद्र भाव में संबंध बनता है। इनको आप कहीं भी घुमा के ले जाओ। जैसे गुरु हमारा प्रथम भाव है तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हो गया। और यहाँ से हम लेते हैं लगन बना करके तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी 1 4 7 भाव हो गए केंद्र के। इसमें सबसे अच्छा योग है गुरु और चंद्रमा का। और सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि कुंडली में लगन जो भाव है वह कितना बली है। अगर लगन भाव हमारा कमज़ोर है तो ग्रहों की अगर स्थिति अच्छी है तो वह फल देने में उसे फल कम मिलेगा। अगर लगन कुंडली हमारी कमज़ोर है और भावों की ग्रह इससे अच्छी है तो उसका फल कम होगा। और अगर यहाँ कमज़ोर ग्रह है और भाव अच्छे हैं तो वो फल अपने आप ग्रह उसको दे देंगे। तो यहाँ तो वैसे ही शनि राजयोग बना रहा है और गुरु चंद्र का योग भी अच्छा बन रहा है। और इसमें एक राजयोग और मैं बताना भूल गया, 6 8 12 का अब जो आपस में संबंध होता है सो उसे विपरीत राजयोग कहते हैं। 6 8 12 किसी भाव का आपस में संबंध हो जाए, 12 का 8 से या 12 का 6 से 2 का संबंध बन जाए उसे विपरीत राजयोग कहते हैं। और एक इसमें बंदा है गज केसरी योग। गज केसरी योग नंबर 1 पे है। इसमें शुभ ग्रह हैं बुध शुक्र शनि, क्योंकि त्रिकोण के जो स्वामी होते हैं वह शुभ ग्रह होते हैं। और नंबर 2 बुध शुक्र शनि, यह एक धर्म को मानने वाले ग्रह हैं, एक ही पंथ के ग्रह हैं सारे। जब एक ही पंथ के ग्रह आपस में मिल जाते हैं उस जातक को फायदा ज़्यादा देंगे। दूसरे पंथ के हो गए हमारे सूर्य चंद्र मंगल और बृहस्पति, वो एक गुण के हो गए। वो सतगुण में बताते हैं और इनको बताते हैं तमोगुण में। लेकिन कोई भी ग्रह हो, तमोगुण हो या सतगुण हो, एक ही स्वभाव के जब ग्रह इकट्ठे हो जाते हैं
तो वो अपने घर को बनाते हैं, बिगाड़ते नहीं हैं। चाहे बुध शुक्र शनि हो और चाहे सूर्य चंद्र मंगल बृहस्पति हो। तो इसमें पाप ग्रह की गिनती नहीं आ रही। पाप ग्रह 3, 6, 11 के बनते हैं। तो इसमें जो छठे 11 घर के जो स्वामी हैं गुरु, वो कार्य कुंडली के हिसाब से अपने घर में बैठे हुए हैं। इनका यहाँ दोष नहीं माना जाएगा। और चंद्रमा अपने घर में बैठा हुआ छठे घर में, इसका भी यहाँ दोष नहीं माना जाएगा। और मंगल अपने घर में बैठा है तीसरे घर में, इसका भी यहाँ दोष नहीं माना जाएगा। क्योंकि बताते हैं कि 3, 6, 11 के स्वामी पापी होते हैं। लेकिन यहाँ ग्रह की स्थिति को हम देखते हैं तो इनका यहाँ कोई पाप नहीं माना जाएगा। शुभ ग्रह बुध शुक्र शनि, पाप ग्रह कोई नहीं है। गज को श्री योग है। पूर्ण परमात्मा अंश बाएं दांग में बैठे हुए हैं और योग कारक शनि है। अब मैं भाग्य को बता रहा हूँ। भाग्य का सुख देखना है तो 1, 2, 3, 4 12 भाव से देखेंगे। तो हमने जो 12 भाव है इसको हम लगन बना लेंगे। किसी भाव की हमने व्याख्या करनी है, उस भाव को आप लगन बना लो और लगन को देखो कि लगन की स्थिति क्या है, लगन की कितनी बलवान है। और नंबर 2, चंद्र कुंडली का भी अध्ययन करना चाहिए लगन के बाद। तो चंद्र कुंडली में से कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये जो चंद्र कुंडली के हमें लगन बना ली तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इसको हमारे गुरु चंद्रमा की दृष्टि आपस में है और शनि की भी दृष्टि पड़ रही है गुरु पर। गुरु इसमें राजयोग कारक ग्रह हैं, तो इसमें शनि का भी दोष नहीं है। शनि फल अच्छा ही करेगा। अब हम आते हैं भाग्य भाव को, सुख को देख रहे हैं। इसमें सप्तम में गुरु बैठा है और सप्तम में चंद्रमा बैठा हुआ है, लगन में गुरु बैठा हुआ है। शनि इसको देख रहे हैं गुरु महाराज को। और शनि आय भाव में, सुख के भाव से शनि यहाँ आय भाव में आ गए। शनि भी इसको तरक्की करेंगे। शनि की दृष्टि है लगन पर 3, 4, 5, 6, 7 पंचम पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और यहाँ पर दृष्टि है। तो मैंने इसमें जो ये निशान लगा रखे हैं ये दृष्टियों के हैं। जो क्रॉस मार रखे हैं वह दृष्टि नहीं है और ना ही कोई ग्रह बैठा हुआ है। इस कुंडली में 3 भाव कमजोर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ शनि राजयोग कारक होने से इसका जो कमी थी वो दूर हो गई। जब हम द्वादश भाव में जाते हैं तो यहाँ पर भी कमी दूर हो गई। तो लगन में गुरु बैठ गए और पंचम भाव में 2 भाव ग्रहों की दृष्टि है। 9 भाव में भी 3 भावों की दृष्टि है। तो इस तरह से ये हमारा इसका भाग्य का सुख पूरा पूरा इसको मिलेगा। भाग्य में हम देखते हैं कि लगन भाव इसका है द्वादश भाव। इस भाव का जो कारक होता है सूर्य, तो इसमें हमने 0 कर दिया सूर्य को। और भावेश हमारा है शनि, तो शनि इस भाव को देख रहा है। भाग्य के सुख की जब लगन कुंडली हमने बनाई तो भावेश अपने अर्घ घर को देखता है तो उसको पूरे अंक मिलते हैं। अब इसका कारक हो गया सूर्य। इस भाव कारक सूर्य हो गया। सूर्य बैठे हमारे तीसरे घर में, गुरु की राशि में है। मतलब इस सूर्य का संबंध गुरु से बन रहा है। किसी भाव का संबंध राशि से, दृष्टि से या नक्षत्र मिल जाए तो उनका आपस में संबंध बन जाता है। यहाँ सूर्य का संबंध भी गुरु से बन गया है। तो यहाँ पर हमने द्वादश भाव के जो हैं 2 ग्रह, 2 भाव ठीक है, 1 भाव ठीक नहीं है। तो इसमें हमने और 9 भाव को जब हम देखा, 9 भाव हमारा ये है। 9 भाव में कोई दृष्टि नहीं है और भावेश की भी कोई यहाँ लेना देना नहीं है। 2 कारक जो इसका है सूर्य, सूर्य की
यहाँ पर है सूर्य का फल यहाँ अच्छा मिलेगा। तो नवम भाव में 2 भाव, भावेश को 0, कारक को 1, भावेश को द्वादश भाव में और कारक 3। तो 3 ग्रह इसके सपोर्ट में है और 3 अनसपोर्ट में है। तो इसको भाग्य इसको मिलेगा 50%। तो इस भाग्य 50% मिलेगा, मतलब हमने भाग्य के बारे में, इसका भाग्य अच्छा है लेकिन इसको भाग्य का सुख है वो 50% मिलेगा। लेकिन यहाँ ग्रह की स्थिति अच्छी होने की वजह से जब मैं आपको कर्म भाव में बताऊंगा तब मैं बताऊंगा कि इसका फ़ायदा इसको कितना होगा। वैसे इसका फ़ायदा 50% भाग्य का। अब चलते हैं हम कर्म भाव पर। कर्म भाव हमारा ये है, कर्म भाव में शनि बैठे हुए हैं जो कर्मों के दाता होते हैं, और इस पर जो साहस का घर है मंगल दूसरे भाव बैठा हुआ है वो इसको देख रहा है। तो हमने ये बना दिया 10वें भाव का सुख हम देखेंगे 9वें भाव से। तो पहले हम 10वें भाव पे चलते हैं, 10वें भाव के कर्म भाव को देखते हैं। कर्म भाव हमारा ये रहा भाव, 10वां भाव कर्म भाव हेतु है। 10वां भाव, इसमें जो भाव हमारा है कर्म भाव में शनि बैठे हुए हैं, और भावेश जो हमारे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 भावेश पर मंगल की दृष्टि है। शनि अपने कर्म भाव में बैठे हुए हैं। कारक सूर्य है, सूर्य का भी संबंध आ रहा है। ये पंचम में बैठ गए हैं सूर्य, चंद्रमा 9वें भाव में बैठ गए हैं, शनि हमारे लगन में बैठ गए हैं। तो ये इस तरह से इनका यहाँ पर इनको तीनों को अंक दे दिया हमने, भाव को भी दे दिया, भावेश मंगल को भी दे दिया, दृष्टि पड़ रही है, मंगल अपने भाव को देख रहे हैं पूरी दृष्टि से, तो इनको भी दे दिया, और कारक के नंबर भी दे दिए हमने। तो ये 3 ही हो गए। अब हम चलते हैं 10वें भाव के सुख पर। 10वें भाव का सुख हमारा हो गया लगन। तो लगन भाव के मैंने आपको बता ही दिया था। लगन भाव में हमारा जो है 10वां भाव, लगन भाव में हमारा ये कारक 2 का पद अच्छा मिल रहा है लगन भाव में, भावेश शनि का और कारक सूर्य का। तो ये हमारे जो 6 अंक हो गए, भाव भावेश कारक, भाव भावेश कारक। इसमें से 1 2 3 4 5 पाँचों का अच्छा बना रहा है सकारात्मक, और 1 इसमें खराब हो रहा है। तो 100 में हमने भाग दे दिया 6 ग्रह का। तो इस तरह से इसको 83% नंबर दिए कर्म भाव में, और 9 भाव में दिए 50%। कर्म भाव जो होता है वैसे भी कहते हैं कि हमारे प्रारब्ध को, कर्म भाव जो हम कर्म अच्छे करेंगे तो उस प्रारब्ध को काट देता है। कर्मों में इतनी ताकत होती है, ये मैंने अपने शास्त्रों में पढ़ा हुआ है। वर्तमान के कर्म प्रारब्ध के बुरे पापों को अच्छे कर्म करने से वो घट जाते हैं या कम घट जाते हैं, और ज़्यादा अच्छा करेंगे तो वो बराबर हो कर के भी ख़त्म हो जाते हैं। क्योंकि हमारा जो 9वां भाव है ये हमारा बताता है कि हमारा जो भाग्य है वो कैसा है। ये हो गया हमारा वर्तमान काल, ये हो गया भूतकाल और वर्तमान काल। पंचम और नवम को इसको कहता है भूतकाल, को इसे कहता है भूतकाल। वैसे ये हमारा 9वां भाव होता है भाग्य का, यानी हम जो लेके आए हैं अब क्या होगा वो ये बताता है। मतलब ये मेरे हिसाब से भूतकाल हो गया कि अब आगे क्या हो गया, और ये हम कर्म करके आए थे वो ये है, ये हो गया। आगे क्या होगा भविष्य काल, और ये होगा भूतकाल। कभी का बोलने में गलती हो जाती है। आगे क्या होगा वो हमारा ये बताएगा, और पहले हम क्या करके आए थे वो पंचम भाव बताएगा। इसका कोई ठोस परिणाम नहीं है, कोई इसी को कहता है कोई इसको कहता है, लेकिन आप अपने हिसाब से विचार करके देखिए। क्योंकि हमारा ये भाग्य कहते हैं प्रारब्ध को, जो हम करके आए थे। अब वर्तमान में हम उसको
भोगेंगे तो ये हो गया, वर्तमान जो भोगेंगे वो ये भाव हो गया। इस तरह से मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। और एक बात आपको बता देता हूँ, कोई भी कुंडली हो, षष्ठ अष्ट ग्रहों की जब स्थिति आती है तो उसको जीवन में पैसे की या शरीर की हानि होती है। इसमें हमारे 6 ग्रह हैं, 1 2 3 4 5 6। केतु की दशा में बुध सूर्य शुक्र की दशा अंत दशा आएगी तो इस जातक को फल अच्छा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये षष्ठ अष्टक हैं, 1 2 3 4 5 6। और यहाँ से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। मैं षष्ठ अष्टक युग में जो ग्रह आते हैं, किसी भी कुंडली हो, अपनी दशा अंत दशा में फल खराब देते हैं। जैसे शुक्र में केतु की अंतराई तो खराब देगा, सूर्य में केतु की अंतराई तो खराब देगा, बुध की दशा में केतु अंतराई तो खराब देगा। इसी तरह से केतु के अंतर में जब सूर्य या बुध या गुरु की दशा आएगी तो इस जातक को आर्थिक हानि होगी, क्योंकि हमारा दूसरा भाव पैसे का है, 11 भाव कमाई का है, और दूसरा भाव हमारा विद्या और धन का है। तो इसकी दशा में या इसकी अंत दशाओं में इसको पैसे की हानि होगी, क्यों? ये हमारा भाग्य है, ये हमारा धन भाव है। और आय भाव हमारा हो गया 11वां। आय भाव के स्वामी बैठे हुए हैं 12 भाव में, यानी ये है, और शनि की राशि में बैठे हुए हैं। यह अपना जातक अच्छे कर्मों में या जमीन जायदाद में पैसा खर्च करेगा, फालतू फिजूल पैसा खर्च नहीं करेगा, क्योंकि इसमें सारे ग्रह अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं। बुध नीच का है, लेकिन इसका नीच भंग हो गया, क्योंकि शुक्र उच्च का है। जो भी ग्रह नीच का होता है, और या तो वह ग्रह अपने घर को देगे तो नीचपन खत्म हो जाता है, या उस घर में कोई उच्च का ग्रह बैठा हो तो नीच भंग हो जाता है। इस तरह से बुध का भी नीच भंग हो गया, गुरु का नीच भंग हो गया, क्यों? चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही है। तो हमारे बहुत से योग ऐसे होते हैं जो समाप्त हो जाते हैं। और नंबर 2, ये 12 और 6 से संबंध बना रहा है, तो ये विपरीत राज योग बन गया। तो यहाँ चंद्रमा भी ठीक हो गया, शनि भी ठीक हो गया, गुरु भी ठीक हो गया, बुध भी ठीक हो गया, शुक्र भी ठीक हो गया, मंगल भी ठीक हो गया। सूर्य थोड़ा सा मामले में नेगेटिव में है, लेकिन कहते हैं कि सूर्य चंद्रमा जो 2 ग्रह हैं, इनका एक ही घर होता है। ये सूर्य चंद्रमा राजा और रानी होते हैं, ये ज़्यादा बुरा फल नहीं देते। सूर्य हमारा यहाँ पर मार्के से है और मारक भाव में बैठा हुआ है, तो यह शारीरिक कष्ट देगा। ऐसा तो बात है नहीं कि कोई भी कुंडली 100% पूरी सही उतरे। भाई हर कुंड जातक को दुख तो मिलता है ज़्यादा या कम, सुख मिलता है ज़्यादा या कम। तो इस कुंडली को आप खुद निरीक्षण करेंगे, इस तरह की कुंडलियाँ आएँ तो आप उसका भाव भावेश कारक द्वारा फलादेश कर देंगे, तो आपकी 80% बातें सही निकलेंगी। हमें जन्म कुंडली जब देखते हैं तो जन्म कुंडली, चंद्र कुंडली और कार्त कुंडली तीनों को ध्यान में करके हमको फलादेश करना चाहिए। तो हमारी गलती तो होंगी, थोड़ी होंगी, ज़्यादा नहीं होंगी, क्योंकि हम पूरा सही विवरण तो देखने में इतना सही नहीं दे सकते, कहीं तो गलती हो ही जाती है। ये तो एक प्रभु का विधान है, इसके सही करता धरता तो भगवान प्रभु होते हैं, वही सही बता सकते हैं। हम तो सिर्फ मार्गदर्शन करके बता सकते हैं कितना गलत है सही है, इसको तो वास्तव में भगवान ही बता सकता है। लेकिन कुछ हद तक हमने जो विद्या पढ़ी या सीखी, ये सब विद्या वेदों से ली गई है। वेदों की बातें
पूरी सही उतरती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि हमारा वो भी एक वेदों का अंग है। ज्योतिष सबसे बड़ा अंग ज्योतिष की आँख को कहते हैं। हमारे जो भी कर्म अच्छे या बुरे होते हैं, सबसे पहले इंद्रिय होती है, उसे कहते हैं आँख। आँख से हमने कोई चीज़ देखी तो हम उस पर लालच होते हैं, कहते हैं हमें ये वस्तु मिलना चाहिए, तो वह इंद्रिय जाके मन को कहती है कि हमें ये इच्छा प्राप्त करो, तो वो उसकी ओर दौड़ पड़ता है। भाई यहीं इसका थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है। इंद्रिय जाके देखती हैं, इंद्रिय जाके मन से कहती हैं, मन से को काम करता है, वो काम अच्छा हो या बुरा हो, वो हमारे कर्मों के आधार पर ही होता है। यानी भगवान से प्रार्थना ये करना चाहिए कि मन को कभी इंद्रिय की बात नहीं मानना चाहिए। मन को काबू में करो। मन को काबू में करने के लिए भगवान से प्रार्थना करो। हम मनुष्यों का इतना संभव नहीं है कि हम मन को वश में करें। मन में पावर बहुत होती है। हम भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे मन को स्थिर कर दो, तभी हो सकता है। तो ये मैंने आपको सारी बातें बता दी कि मन को वश में करने का अभ्यास करेंगे, आपका मन वश में हो जाएगा। तो फिर जब आपका मन वश में हो जाएगा तो इंद्रियों का कोई वश नहीं चलेगा। इंद्रियां घोड़ी होती हैं, घोड़े होते हैं हमारे रथ के, और मन लगाम होती है और बुद्धि सारथी होता है। तो बुद्धि से काम लो, बुद्धि सारथी है, लगामों खींचेगा, इंद्रिय अपने आप खिंच जाएंगी। इस तरह से मन वश में हो सकता है। यह आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? आप इसको अच्छा लगा है तो लाइक करें। कोई आपका सुझाव है तो मुझे डिस्क्रिप्शन में जा कर के आप दे सकते हैं, और आपको इसको देख करके आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं वीडियो जो भी बनाऊंगा आपके व्हाट्सएप पे अपने आप पहुंच जाएंगे। आप सबको सुनने का धन्यवाद और आप सबको मेरा नमस्कार।